किसी भी प्रवक्ता की किसी भी पार्टी को सुना देता है तो मुझे नहीं लगता कि इस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये लोकतंत्र की चोरी करने वाले अधिकारी हैं। लोकतंत्र में चुनाव होता है, हार जीत होती रहती है। विपक्ष ने देश की जनता का विश्वास गवा दिया, उसका एग्जांपल हो चुकी है इंडी गठबंधन की। डेटा मांग के कर रहे हैं, आपको आपकी हार का ठिकरा देश की जनता पे फोड़ना है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप विश्वास की इज्जत बचाइए, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो वोटर बचा हुआ वो भी आपको वोट नहीं देगा। ये फर्जी स्टोरी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ये संभव नहीं। नहीं, अरे 1,80,000 का जो है वो पूरे 5 साल का है। आप तो बहुत पॉलिश्ड वे में करते हैं, दुनिया तो ब्लंटली कर रही है बीजेपी का बचाव। मेरे रोहन भाई हम तो दोनों यार हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। रोहन भाई, ये फर्जी इलेक्शन कमीशन है। ओके रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं, उसके बाद एक्सपर्ट हर पार्टी का एजेंट 17 फॉर्म शाम को पूरे चुनाव खत्म होने के बाद में साइन करके लेके जाता है। अगर 570 है और 2 दिन के बाद 1.5% बढ़ के 582 हो गया, 575 हो गया, एक बूथ ठीक है, वो क्या करें? नहीं आलोक जी, मैं आज अलाउ नहीं करूंगा, ये बीजेपी करना बंद करिए। नहीं आलोक जी, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुनो ना, पिछली बार भी आपने किया था, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा आपको, पर ये बंद कर दीजिए आलोक जी। इससे कोई आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अपने शब्द वापस। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कांग्रेस का दिवालियापन। जी हाँ, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो जातिगत जनगणना लेकर राहुल गांधी कूद पड़ते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को कोसने लगते हैं, पर वह आत्मचिंतन नहीं करते कि कहाँ हमसे कमियां रह गई जो हमारी यह हालत हो गई है। पर यह अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, दूसरों को गलत बताते हैं। इसीलिए कांग्रेस इलेक्शन दर इलेक्शन हारती जा रही है। और यही हम इस डिबेट में देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा इलेक्शन कमीशन पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन को कोसते कोसते इसने शो के एंकर मानव गुप्ता को भी लपेटे में ले लिया, पर मानव गुप्ता ने भी इसको ऐसा करारा जवाब दिया कि इसको अपने शब्द वापस लेने पड़े और बोलना पड़ा कि मैं क्षमा चाहता हूं। इसके बाद बारी आए भाजपा प्रवक्ता रोहन गुप्ता की। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस के इस प्रवक्ता को बुरी तरीके से निचोड़ डाला, ये कहते हुए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण है तो बताओ। पर कांग्रेस के चमचे प्रवक्ता के पास उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का एक भी प्रमाण नहीं था। बस उसका कहना था हमने आरोप लगाए हैं, प्रमाण इलेक्शन कमीशन को देना है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और कांग्रेस के इस शोर मचाओ प्रवक्ता के बीच जबरदस्त बहस हो गई और रोहन गुप्ता ने इस शोर मचाओ प्रवक्ता को अच्छी तरीके से समझा दिया कि आपकी हार का कारण इलेक्शन कमीशन नहीं है बल्कि आपकी पार्टी खुद है। इसलिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए कि कमियां कहां है। डिबेट का आखिरी हिस्सा जरूर देखना, जहां पर रोहन गुप्ता ने इस शोर मचाओ प्रवक्ता को अच्छी तरीके से सबक सिखाते हुए गलती मानने पर मजबूर कर दिया। तो देखते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। रोहन बोलिए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज देश के लोकतंत्र में आज विपक्ष इस हद तक चला गया। मैं कभी इतनी स्ट्रांग भाषा यूज नहीं करता। एक अधिकारी है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग मुझे नहीं लगता है किसी के लिए भी होना चाहिए। अधिकारी नहीं, रिटायर्ड अधिकारी है जो इलेक्शन कमीशन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रवक्ता की किसी भी पार्टी को शोभा देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये लोकतंत्र की चोरी करने वाले अधिकारी हैं। तथ्यों के साथ बात करूंगा, बीच में मत बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है, गुस्सा कोई कहीं पे भी दिखा सकता है, मैं भी दिखा सकता हूं। मैं विनम्रता से बात कर रहा हूं, हमने बात कर रहे हैं। मानव जी, इन्होंने जो भी बात करी, झूठ के पांव नहीं होते। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है, हार जीत होती रहती है। विपक्ष ने देश की जनता का विश्वास गवा दिया, उसका एग्जाम्पल हो चुकी इंडी गठबंधन की पार्टियां। आप सवाल पे सवाल उठा रहे हो, जैसे ही जवाब मिलता है आप गोल पोस्ट बदल देते हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा था कि सीडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 नाम एक दिन में आ गए। अब जब कलेक्टर ने आंसर दिया कि वहां पे कोई हॉस्टल का रिनोवेशन चल रहा था और सिर्फ 3,000 बच्चे सबके नाम आए, वहां पे मुंह में दही जम गया। अब इन्होंने कहा, आपने आंकड़े दिए 2009 में जब चुनाव हुए तब भी उस स्टेट में उतने ही वोटर बने, तो आप क्या कर रहे थे? तब आपकी सरकार है, तब आपने कोई सवाल नहीं पूछा। तीसरी चीज, उन्होंने कहा आंकड़े सार्वजनिक करिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हर 3 महीने में जब वोटर लिस्ट आता है, अगर एक बूथ में 200 वोट है, उस बूथ में 210 वोट बढ़े, आप 5 बूथ लीजिए और 10 वोट का भी लेके आइए। 1 वोट का चैलेंज में देता हूं आपको, दिखाइए। आप बोल रहे हैं गलत आपने किया, तो लाइए ना आंकड़े। आप पूरा डेटा मांग के कर रहे हैं। आपको आपकी हार का ठिकरा देश की जनता पे फोड़ना है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप विश्वास गवा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं। कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? कहां है संविधान? आपको संविधान पे भरोसा है? हर बार सवाल खड़े कर देते हैं और जैसे ही जवाब मिलता है गोल पोस्ट बदल देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने बात की फॉर्म 17C की। फॉर्म 17C दोनों पार्टी के चुनाव एजेंट को शाम को उनकी प्रेजेंस में मशीन सील होता है, साइन करके दिया जाता है। कहां है आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फॉर्म 17C? मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ मानव जी, 288 बैठक पे, हर बैठक पे 5% मतलब 1440 बूथ में ईवीएम की जो स्लिप है और ईवीएम के काउंटिंग का जोड़ लगाया गया। कहीं पे भी फॉर्म 17C में आंकड़े में फर्क नहीं पाया गया। ईवीएम स्लिप और आंकड़े में फर्क कौन से मुंह से आप लेकर के आ रहे हैं? आप अपनी इज्जत बचाइए, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो वोटर बचा हुआ है वो भी आपको वोट नहीं देगा। आप ये फर्जी स्टोरी नहीं करेंगे, पर ये गलत है। आपके पास तथ्य है, लेके आइए, चर्चा कीजिए, पर हवा हवाई बात करके देश के इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पे सवाल उठाना ठीक बात है। आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा मानव जी, अभी देखिए, जब भी अभी आज चुनाव आयोग ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया मानव जी कि भी ये करना है, उसमें भी क्रेडिट लेना है। अब तो आपके पास कारण ही बंद हो गया ना, रोने का जो रुदाली होती है वो कारण बंद हो गया। रोएंगे किस पे?
हर बार रोते रहेंगे, हर बार रोते रहेंगे। दूसरी आखिरी चीज मानक जी, देखिए चुनाव की प्रक्रिया है, इतना बड़ा हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, वहां पे ये हो सकता है कि एपिक नंबर है, इट कैन बी क्लेरिकल एरर, इंप्रूवमेंट होता है, पर हर चीज को चुनाव आयोग की नियति पे यही करना मुझे नहीं लगता है कि आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो बचे कुचे वोटर आपको वोट कर रहे हैं, आप उनके विवेक पे भी सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको इतना मानक जी, आखिरी चीज नहीं, आप प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं कभी नहीं हुआ, पर जो तरीके की भाषा और जो स्टाइल है वो गलत है। आप चर्चा कीजिए, सबका अधिकार है सवाल पूछने का, जवाब देना चाहूंगा, पर ये स्टाइल गलत है। आखिरी चीज, अगर आपको सवाल है, 2-3 ज्यादा धांधली है, अरे मत करिए ना, एविडेंस लेके करिए, चाहिए आप एविडेंस लेके आइए। कहां एविडेंस? चैलेंज के साथ कहता हूं, फॉर्म 17C में नो एविडेंस, फॉर्म 6 नो एविडेंस। आप हवाई बातें करते। अच्छा रोहन एक सेकंड, अब रोहन आलोक जी एक सेकंड बस। रोहन छोटा मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होती है, कोई संभावना ही नहीं है, तो आपने बंगाल में यह आरोप कैसे लगा दिया कि ममता सरकार ने वहां पर लाखों फर्जी वोट जोड़े हैं वोटर लिस्ट में? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे दिल्ली में भी था कि जो बांग्लादेशी वोटर की बात है, होता क्या है, जब वोटर लिस्ट में आपका नाम फॉर्म 6 ऐड होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन होता है जो भी लोकल है, वेरिफिकेशन, जो एड्रेस प्रूफ इशू होता है। आप अगर गलत एड्रेस प्रूफ इशू करेंगे तो वो तो हम इनके जो पुराने साथी हैं, जिनके बाहों में बाहें लेके घूमते थे आम आदमी पार्टी, जब इनके दुश्मन हो चुके हैं, उनके एमएलए पकड़े गए वहां पर ये करते हुए, तब एविडेंस होता है ना। नहीं रोहन, नहीं सवाल यही है ना, वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से वोटर ऐड होते हैं ना। माना जी, मैंने क्या कहा, कोई भी सिस्टम है उसका मिसयूज होता है ना। चुनाव आयोग के इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते, उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके कारण चुनाव आयोग मिला हुआ है। गलती किसी से भी हो सकती है, इतने बड़े सिस्टम में एरर हो सकती है, उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा सकते। रोहन, आपने कितने फर्जी वोटरों का आरोप बंगाल में लगाया था? कितने लाख का? 10-15 2 लाख वोटर थे उस टाइम पे, 2-2.5 लाख वोटर, 2-2.5 लाख वोटर का। तो 2-2.5 लाख वोटर अगर फर्जी तरीके से बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े गए, गलती तो नहीं हो सकती? बिल्कुल, बांग्लादेशी वोटर जो है, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, अगर बांग्लादेशी कोई वहां पे अवैध तरीके से रह रहा है, अगर वहां के लोकल एमएलए या सरकार जो है, एक्सेप्ट करना काम है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर उन्होंने वोटर जो उनका आईडी है उसके साथ में जो प्रूफ होता है, फॉर्म नंबर 6 के साथ में, मानक जी यू हैव टू पुट द प्रूफ, अगर वो प्रूफ किसी ने गलत तरीके से सर्टिफाई किया, वो नाम आता है। आलोक जी जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे थे? आलोक जी बोलिए जल्दी से, क्विकली। देखिए, सबसे पहले मानक जी जो आपने आंकड़ा दिया वो गलत दिया। आपने कहा कि लगभग 40 लाख बाद में जुड़े और 1 करोड़ 80 लाख 4.5 साल में जुड़े। इसका मतलब 2.25 करोड़ पॉपुलेशन 5 साल में वोटर बन गई वहां महाराष्ट्र में। ये संभव नहीं है। नहीं, अरे 1,80,000 का जो है वो पूरे 5 साल का है। नहीं, स्पष्ट कर दूं मैं, आलोक जी देखिए, गलत इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। 1,80,000 पूरे 5 साल का है। 5 साल की ही बात कर रहा हूं। 1 करोड़ 80 लाख 5 साल का है, और जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच का है, 2 करोड़। एक मिनट मानक जी प्लीज, मानक जी, दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 2.25 करोड़ हो गए। अरे वो मिलाना नहीं है ना, वो 5 साल का है पूरा एज ग्रुप, मिलाना नहीं है, वो 5 साल का है टोटल। मैं 5 साल की बात कर रहा हूं। सुनो तो सही आप मानक जी, आप, मैं कह रहा हूं कि 5 साल का कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 25% पॉपुलेशन वोटर हो। कैसे हो सकता है? आप बताइए, खुद सोचिए। 9 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, वोटर है महाराष्ट्र का। 25% पॉपुलेशन केवल एक 5 साल के एज ग्रुप में हो नहीं सकती। इससे पहली बात कि आपका आंकड़ा, अरे भाई सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना मेरी बात, रोहन भाई मेरी बात सुनिए, कि मानक जी ने भी गलत आंकड़ा पेश किया। दूसरी बात आता है, 3,000 वोटर थे एक हॉस्टल पे। अरे सुनिए ना मानक जी, आप तो बहुत पॉलिश्ड वे में करते हैं, दुनिया तो ब्लंटली कर रही है बीजेपी का बचाव। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब फिर देखिए आप बीजेपी, आलोक जी मत क्या करिए। नहीं आलोक जी, मैं आज अलाउ नहीं करूंगा, ये बीजेपी करना बंद करिए। नहीं आलोक जी, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सुनो ना, नहीं पिछली बार भी आपने किया था, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा आपको, पर ये बंद कर दीजिए आलोक जी। आप आज आप इससे कोई आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अपने शब्द वापस ले, वापस आते हैं। बस हवा निकल गई। सुनो ना, 3,000 इन्होंने कहा कि वोटर जो है एक हॉस्टल में थे, वहां पर हमने चेक कराया है। हम तो कह रहे हैं 3,000 की लिस्ट जारी कर दो आप, कि भाई ये विधानसभा में यहाँ 3,000 थे और ये लोकसभा में यहाँ पर बढ़ गए। बाकी छोड़ दो, पहले 3,000 की लिस्ट जारी कर दो। वापस आता हूँ, एक चीज और खास बात मानक जी, आपका वोटर मानक जी, अरे भाई वोटर लिस्ट में तो नाम है आलोक जी, मेरे रोहन भाई, तो कुछ रोक नहीं सकते। रोहन भाई, हम तो दोनों यार हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। रोहन भाई सुनो ना जरा, अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूँ 5 बजे एक आंकड़ा आता है, 5 बजे एक आंकड़ा आता है इलेक्शन कमीशन का, फर्जी इलेक्शन कमीशन का। 11:30 बजे एक आंकड़ा आता है। फर्जी आंकड़ा मत बोलिए। 11:30 बजे मतलब आंकड़ा चेंज हो गया जाता है। मैं जवाब सुनिए भाई, अरे सुनिए ना प्रभु यार, जवाब दे देना, आप अपनी बारी पे जवाब दे देना। बोलिए। 11:30 बजे के बाद जब 3 दिन बाद काउंटिंग होती है तो 1.25% वोट और बढ़ जाता है। ये फर्जी इलेक्शन कमीशन है। ओके रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं, उसके बाद एक्सपर्ट रहेंगे। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, मुझे बताइए 3 दिन के बाद मानक जी पहले रोहन जी से उत्तर लीजिए। फॉर्म 17C में भाई अगर फॉर्म 17C दिया जाता भरा गया तो 11:30 बजे आंकड़े कैसे बदले? एक सेकंड आलोक जी, और फिर उसके बाद अगर डिफरेंस अरे भाई 1.25% वोट थोड़ी बढ़ जाएगा। एक मिनट अरे भाई ओनली रोहन गुप्ता, रोहन आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड रोहन आप बोलिए। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी इन्होंने वापस हवा भाई बात की। हर पार्टी का एजेंट
17सी फॉर्म शाम को पूरे चुनाव खत्म होने के बाद में साइन करके लेके जाता है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कांग्रेस पार्टी को, एक बूथ दिखा दे जहां पे वो आंकड़ा अगर 570 है और 2 दिन के बाद 1.5% बढ़ के 582 हो गया, 575 हो गया, एक बूथ दिखा। ठीक है, वो क्या बताइए, वो क्या विनोद अग्निहोत्री। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।